नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फीएलएस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में। ये है एलिमेंट 3। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इस एलिमेंट की शुरुआत इस तरह से स्टार्ट होती है कि किसी भी घटना की एक अच्छी जांच कैसे हो और किसी घटना से अगर हम जो सबक सीखते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है सीखना, और जांच की प्रक्रिया कैसे हो, जांच जो है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस स्तर का होना चाहिए, कौन से इंसिडेंट के लिए। और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे 4 स्टेप अप्रोच ऑफ इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। जो जांच प्रक्रिया है उसको हम लोग बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये है एलिमेंट 3, प्रोसेस फॉर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम लोग आउटलाइन करते हैं द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि व्हाट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि क्या जांच होनी चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेट का लेवल क्या होगा, और डिसीजन लेने के टाइम कई तरह के बातों पर विचार करना होता है। तो आइए जानते हैं। तो इन सब बातों का विचार करना होगा, जैसे worst possible outcome of incident, the likelihood of incident happening again, the lesson that can be learned and applied throughout the organization, whether there has been breach of legislation, whether there are civil liability implication, if there is any uninsured risk, whether the incident could have impact on neighbor or member of public। इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है अगर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं व्हाट डज ए गुड इन्वेस्टिगेशन लुक लाइक, यानी कि एक अच्छी जांच कैसे होती। दुर्घटनाओं का एक से अधिक इमीडिएट कॉज हो सकते हैं, जैसे कि किसी वर्कर का बिजली के केबल पर ठोकर लगना, गलत जूते पहनना। लेकिन दुर्घटना के पीछे एक या अधिक कारण हो सकते हैं। जैसे एक केबल पड़ा हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि केबल को वहाँ पे क्यों छोड़ा गया। कभी कभी इसे असुरक्षित स्थिति के रूप में जाना जाता है, यानी कि अनसेफ कंडीशन। वर्कर ने केबल क्यों नहीं देखा और फिर उस पर ठोकर खाई, इसे हम लोग असुरक्षित कार्य यानी कि अनसेफ एक्ट कहते हैं। किसी भी घटना का जो रूट कॉज है अक्सर होता है मैनेजमेंट फेलियर। इसके कारण और सारे फेलियर बनते हैं। जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसमें केबल पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि केबल से निपटने के लिए, केबल को सही से रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। वहाँ की स्थिति पूरे वर्क साइट पे ऐसे ही हो सकती है। तो इस तरह से घटनाओं को रोकने के लिए एक जांच यानी कि इन्वेस्टिगेशन तुरंत करना है, जिससे कि इसके इमीडिएट, अंडरलाइंग और रूट कॉज को पता लगाया जा सके, जिससे इसके रिपीटेशन को यानी कि रीअकरेंस को रोका जा सके। इसका जो हम लर्निंग है, जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो हम सीखते हैं, इसको सभी को बताई जानी चाहिए, तभी जाके इसको एक अच्छा जांच बोलते हैं। यानी कि इन्वेस्टिगेशन में इमीडिएट कॉज का पता लगाना, अंडरलाइन कॉज को पता करना जिसमें अनसेफ कंडीशन एक्ट आते हैं, रूट कॉज को पता करना जिसमें आप देखेंगे जनरली ये मैनेजमेंट फेलियर आता है, और एक्टिव इन्वेस्टिगेट मतलब सारे कॉजेज़ को पता करना जिससे कि रीअकरेंस को रोका जा सके, और लास्ट में इसका जो रिजल्ट है, जो एक्शन प्लान है, वो सभी के साथ शेयर करना है जो इसमें इन्वॉल्व है। तो आइए अब जान लेते हैं कुछ की टर्म्स, जैसे इमीडिएट कॉजेज़ क्या होते हैं। तो द एजेंट ऑफ इंजरी और इल हेल्थ, जैसे कि ब्लेड, सबस्टांस, डस्ट, इसको हम इमीडिएट कॉज बोलते हैं। यानी कि जो चोट या किसी अवस्था के कारक हैं जिससे चोट आती है या कोई कंडीशन क्रिएट होता है, इसको हम लोग इमीडिएट कॉज बोलते हैं। अब व्हाट इज अंडरलाइंग कॉज? अंडरलाइंग कॉज में अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन आता है, जिसमें कि आप गार्ड हटा दिए, वेंटिलेशन बंद कर दिया, ये सब अंडरलाइन कॉजेज में आते हैं। तो रूट कॉज क्या है? रूट कॉज यानी कि जिससे सारे फेलियर का जन्म होता है, जैसे फेलियर टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स एंड एसेस कॉम्पिटेंस, लो प्रायोरिटी गिवन टू रिस्क असेसमेंट, ये सभी रूट कॉजेज में आते हैं। तो नॉन कॉन्फॉर्मेंस क्या होता है? तो ISO 45001 में डिफाइन किया गया है, और ये सब इंसिडेंट जो है ये सभी नॉन कॉन्फॉर्मेंस में आते हैं। और कोई भी इंसिडेंट वहीं होता है जहाँ पे नॉन कॉन्फॉर्मिटी होता है। तो एक इंसिडेंट के पीछे बहुत सारे नॉन कॉन्फॉर्मिटी हो सकते। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम
जब आपको इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना है तो एक टीम तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसका जो साइज है वो डिपेंड करता है द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सीरियसनेस ऑफ द इंसिडेंट, जिसमें किसी की जान जा सकती है। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं। मिनिमल लेवल, पहला है लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 4 लेवल हैं, मिनिमल लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल। इसकी क्राइटेरिया और हु शुड बी इन्वॉल्व, यानी कि कौन इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगा। मिनिमल लेवल यानी कि इसमें क्राइटेरिया ये है कि से इंसिडेंट जिसका होने का चांस बहुत ही कम है, माइनर इंजरी होता है, कांटेक्ट विथ कोई सब्सटेंस है जिसमें माइनर एलर्जी होता है, ऐसे चीज़ों को हम लोग मिनिमल लेवल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इसमें कौन लोग शामिल होंगे, तो जो सुपरवाइजर है टू इवेलुएट द इंसिडेंट एंड सर्कमस्टांसेस, और वही डिटरमिन करेगा नेसेसरी एक्शन टू प्रिवेंट सिमिलर इंसिडेंट। अब जानते हैं लो लेवल। लो लेवल में इसमें थोड़ा मिनिमम लेवल से ज़्यादा कंसिक्वेंस होंगे, जिसमें ज़्यादा इंजरी या बिना इंजरी को होगा, ड्रॉपिंग बॉक्स ड्यूरिंग रिपीटेटिव हैंडलिंग, और इसके लिए ऐसे इंसिडेंट भी अनलाइकली हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट है वो थोड़े ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे ट्रिप हैज़र्ड इज़ ए नॉन रूटीन एक्टिविटी, ये सब लो लेवल में आएंगे। इसमें कौन शामिल होंगे, सुपरवाइजर और लाइन मैनेजर। वो एक ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसमें इमीडिएट, अंडरलाइन और रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे कि इसके रीअकरेंस को प्रिवेंट किया जा सके। अब है मीडियम लेवल। मीडियम लेवल में क्या होता है, इसकी क्राइटेरिया ये है कि ये भी एक अनलाइकली इंसिडेंट है, लेकिन इसका जो कंसिक्वेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, सीरियस इंजरी होती है, जैसे कि फॉल फ्रॉम लो लेवल हाइट ड्यूरिंग ए नॉन रूटीन मेंटेनेंस एक्टिविटी। ऐसे चीज़ों को मीडियम लेवल में लेते हैं। इसमें एक डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी टीम इसमें शामिल होगी और इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। अब जानते हैं सबसे लास्ट हाई लेवल का। सबसे खराब स्थिति यानी किसी की जान जा सकती, भले ही ये इसकी होने की संभावना बहुत कम हो, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस बहुत हाई हैं। ऐसे में हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं। इसमें शामिल होने वाले लोग हैं, टीम बेस्ड अप्रोच होना चाहिए इसका, और इसमें लाइन मैनेजर इन्वॉल्व होंगे, सुपरवाइजर, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। इसको कोई इम्पार्शियल सीनियर मैनेजर ही करेगा, यानी कि निष्पक्ष जो सीनियर मैनेजर होगा वही इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करेगा। तो अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, अगर कोई साइट पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन होने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम है बिफोर इन्वेस्टिगेशन कि आपको एस्टेब्लिश इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जैसे फर्स्ट एड करवाइए, इंश्योर करिए कि वो सीन जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है वो सेव होना चाहिए। प्रिजर्व द सीन, इन ध्यान दें जब आप उस सीन को सिक्योर कर रहे हों, सेव कर रहे हों, तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको कोई खतरा उससे नहीं होना चाहिए। इसी तरह वहाँ पे छेड़छाड़ ना हो एविडेंस से, इसके लिए उसको प्रिजर्व करें। कुछ और चीज़ें आपको करनी है, कुछ और स्टेप करना है। जो वहाँ पे विटनेस है उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको लेना है इंटरव्यू के लिए, और एनवायरमेंटल कंडीशन को भी नोट करें, जैसे कि उस समय आइसी ग्राउंड था क्या, ज़्यादा हवा चल रही थी क्या, ज़्यादा गर्मी थी क्या, इस तरह की चीज़ें आप नोट करें, क्योंकि ये बाद में नहीं मिलने वाला। कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें, जैसे कि कौन सा इक्विपमेंट इन्वॉल्व था ड्यूरिंग इंसिडेंट। ये भी डिसाइड करें कि जो इंसिडेंट हुआ है क्या वो रिपोर्टेबल है क्या अंडर योर लोकल लेजिस्लेशन। जैसे कि मैंने बताया कि डेंजरस ऑकरेंस ये सबको बताना पड़ता है। तो इस तरह का कुछ रिपोर्टेबल इंसिडेंट है तो आपको रिलेवेंट अथॉरिटी को नोटिफाई करना है विद इन गिवन टाइम फ्रेम। अब बात आती है कि कितना जल्दी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो विटनेस है उसका इंटरव्यू लेना है, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वह बहुत सारी चीज़ें भूल जाएगा और वहाँ के सीन में भी चेंजेज आ सकते हैं, तो रूट कॉज पता करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसीलिए बहुत जल्दी ही करना चाहिए। और जो विटनेस है बहुत ज़्यादा डर गया हो तो थोड़ा उसको शांत होने का समय दें, और फिर उसको जेंटली बहुत अच्छे तरीके से और सिंपैथी के साथ उससे क्वेश्चन पूछें। तो देयर आर 4 स्टेज इन इन्वेस्टिगेशन विच आर एज फॉलोज। जांच के
4 चरण हैं। सबसे पहला चरण है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी एकत्र करना। सेकेंड है एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी का जो है विश्लेषण करना, एनालाइज करना। और थर्ड है रिस्क कंट्रोल मेजर, यानी कि जोखिम को नियंत्रण करने के उपाय है। और सबसे लास्ट में है एक्शन प्लान, यानी कि कार्य योजना, यानी कि हमको क्या करना है इस तरह के रीअकरेंस को रोक। तो टोटल 4 स्टेप है, हम एक एक स्टेप करके चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है गैदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जानकारी एकत्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना जल्दी करेंगे तो इससे छेड़छाड़ होने की संभावना कम हो जाएगी। इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रख देना, गार्ड को चेंज कर देना, जल्दी करने से ये सब होने की संभावना कम हो जाती है और जो जांच है वो निष्पक्ष होता है। अगर संभव हो तो काम को रोक दें इन्वेस्टिगेशन के टाइम में और सभी को बाहर भेज दें। अब घटना से संबंधित जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, कई तरीके से गैदर किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में क्या आता है, जैसे पिक्चर ले लिया, सीसीटीवी फुटेज है, ऑब्जर्वेशन है, हमने कुछ स्केच बना लिए, मेजरमेंट ले लिया, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन को हमने नोट कर लिया, ये सब फिजिकल एविडेंस में आता है। सेकेंड एविडेंस ये है वर्बल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य। जो विटनेस होता है उसका हम लोग बयान लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और उन सभी लोगों से बात करना चाहिए जो घटना के समय मौजूद थे, जिन्होंने अपने आंखों से देखा, उनसे जानकारी लेनी चाहिए। उन परिस्थितियों के बारे में पूछना चाहिए जो उस समय जिम्मेदार था उस इंसिडेंट को होने के लिए। ये सभी जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं ये सभी वर्बल एविडेंस में आते हैं। तीसरे तरह का एविडेंस है जिसको हम रिटन एविडेंस बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिकॉर्ड, जैसे कि रिस्क असेसमेंट, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, कंपनी पॉलिसी, प्रोसीजर, ये सभी रिटन एविडेंस में आते हैं और इसका रिकॉर्ड सबका रखना चाहिए ताकि जब हम आगे की स्टेप्स करें तो उस समय इसको हम फिर से देख पाएँ और यहाँ से हम रेफरेंस ले पाएँ। और किसी तरह का विवाद होता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, तो हम लोग इन सब चीज़ों को, ये एविडेंस को हम दिखा पाएँ। अब आइए जानते हैं कॉमन थीम ड्यूरिंग इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के दौरान सामान्य विषय क्या क्या आते हैं। विटनेस का इंटरव्यू करना काफ़ी आप देखेंगे तो चैलेंजिंग है और इसको कभी भी जो शांत स्वभाव वाले इंटरव्यूअर हैं उनके लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है। इसका सामान्य कारण ये होगा कि कई बार जो विटनेस है वो भूल जाता है, प्रश्न को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, बहुत ही जो क्लोज आंसर दे रहा है, यस नो कर रहा है, या कई बार तो वो अगर मैं इंटरव्यू में कुछ गलत बता दूं तो हमें कुछ हो ना जाए, इसके इच्छा से वो मना करता है, इंटरव्यू में भाग लेने से मना करता है या नहीं पार्टिसिपेट करता है। अब सेकेंड स्टेप, एनालाइज द इन्फॉर्मेशन। जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन गैदर किया उसको कैसे एनालाइज करें, ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो भी मौजूद एविडेंस है उसको एक सही तरीके से देखें, कोई अनुमान न लगाएं कि इस तरह का हो गया होगा, क्योंकि एविडेंस के बेस पे ही हमारी जांच होगी। सोचें कि जो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से हुआ है क्या, कोई जानकारी छूट तो नहीं गई है, अगर ऐसा है तो क्यों। टाइमलाइन सीक्वेंस बनाएं, अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट जिससे इंसिडेंट हुआ। इंटरव्यू स्टेटमेंट को एनालाइज करें, वही फैक्टर जिसके चलते इंसिडेंट हुआ, जैसे कि एनवायरमेंटल कंडीशन, हाउसकीपिंग इश्यूज, और इन सभी चीज़ों पे विचार करें। उसमें सभी कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करें, जैसे इमीडिएट कॉजेज़, अंडरलाइन कॉजेज़, रूट कॉजेज़। जैसे कि इमीडिएट कॉजेज़ में किस तरह के मटेरियल्स को यूज़ हुआ, ब्लेड, सबस्टांस, डस्ट। अंडरलाइन कॉजेज जैसे कि गार्ड रिमूव हो गया, वेंटिलेशन स्विच ऑफ किया गया। रूट कॉजेज में जैसे फेलियर टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड एंड एसेस कॉम्पिटेंस, लो प्रायोरिटी गिवन टू रिस्क असेसमेंट, इस तरह के कॉजेज को आइडेंटिफाई करें, हमें रिकॉर्ड करें ऑल द कॉजेज। जब आपको थर्ड स्टेप यानी कि रिस्क कंट्रोल मेजर के बारे में सोचना है तो सबसे पहले आपको मौजूद सभी कंट्रोल मेजर पर ध्यान देना है कि वो रिस्क कंट्रोल के लिए इनफ है कि नहीं है, तो आपको कंट्रोल मेजर आइडेंटिफाई करनी है। मिसिंग लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, पीपीई को प्रायोरिटी देना है कि किसको पहले इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो क्रिटिकल है जिससे कुछ बड़े कंसिक्वेंस हो सकते हैं उनको पहले इम्प्लीमेंट किया जाए। और आपको लीगल कंट्रोल में अगर कुछ लीगल इम्प्लीकेशन है उसका भी ध्यान देना है, और साथ में अगर रिस्क कंट्रोल में कुछ चेंज करना है उसको भी सजेस्ट करना है। एक रियलिस्टिक
एक्शन प्लान आपको डेवलप करना है, जिसमें टाइमलाइन भी होना चाहिए कि कब तक इसको कर लेना है। कंट्रोल मेजर डिसाइड करने के लिए आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे पहले किस तरह का कंट्रोल मेजर सही है, उसके बाद किस तरह का। तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर आप देखते हैं तो एज़ पर द ISO 45001 वो एक हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर सजेस्ट करता है, जिसमें फर्स्ट है एलिमिनेट, सेकंड है सब्स्टिट्यूट, थर्ड है इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर, फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव और सबसे लास्ट में पर्सनल प्रोटेक्टिव। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है एलिमिनेशन में, सबसे लास्ट में फोकस करना है PPE पर। तो इस तरीके से आपको जो कंट्रोल मेजर सजेस्ट करने हैं इसी सीक्वेंस में होने चाहिए, यानी सबसे पहले आपको एलिमिनेशन लिखना है, फिर बाद में आपको PPE लिखना है। तो जो रिलेवेंट हो उसके अनुसार ही, ऐसा नहीं कि आपको सब लिखना है, बट आपको जब सोचना है कंट्रोल मेजर के बारे में तो इसी सीक्वेंस में सोचना है, क्योंकि जो ज़्यादा इफेक्टिव है वो है एलिमिनेशन, जो सबसे कम इफेक्टिव है वो है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव। अब फोर्थ स्टेप एक्शन प्लान। एक्शन प्लान यानी कि आउटकम ऑफ थॉरो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। जो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है उसका जो रिजल्ट आता है वही है एक्शन प्लान, और ये बनाने के टाइम में अपने टॉप और सीनियर मैनेजमेंट को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है ये उनके पास पावर है। तो अगर वो अग्री नहीं होते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो जब एक्शन प्लान बनाना है तो उनको ज़रूर शामिल करना है। एक्शन प्लान में होता क्या क्या है, एक्शन प्लान में अगर आप देखेंगे तो इमीडिएट कॉजेज होते हैं, अंडरलाइन कॉजेज होते हैं और रूट कॉजेज होते हैं, जो कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें एड्रेस ह्यूमन एरर फैक्टर एंड रिड्यूस फर्दर रिस्क। उसमें आपको स्मार्ट ऑब्जेक्टिव रखना है, जिससे कि प्रायोरिटी के साथ जो कंट्रोल मेजर है वो इम्प्लीमेंट हो रियलिस्टिक टाइम स्केल में। और एक्सीडेंट हुआ है इसका मतलब रिस्क असेसमेंट में कहीं ना कहीं कमी है, यानी कि रिस्क असेसमेंट और प्रोसीजर नीड टू बी रिव्यूड एंड अपडेटेड। इन्वेस्टिगेशन हो गया, अब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पोस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, जो भी फाइंडिंग है उसको ऑल रिलेवेंट स्टेक होल्डर को शेयर करना है, कम्युनिकेट करना है और इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन इस इंसिडेंट से एक सबक सीखा है और जो आपने कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट किए वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं, और इसकी इफेक्टिवनेस क्या है ये भी चेक करनी है। और जो विटनेस हैं, जो कैजुअलिटीज़ हैं, उनको जो चोट लगा उसके लिए सपोर्ट करना है, आघात लगा उसको सपोर्ट करना है, और जो एरिया आपने सिक्योर किया था उसको हटा देना है, जिससे सभी लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाएँ और रिज्यूम नॉर्मल ऑपरेशन। तो कैसा लगा आपको इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।